नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। किसे पता था रूस और यूक्रेन की जंग सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई बनकर नहीं रहेगी। जिस बात का डर पूरी दुनिया को था वही हुआ। यूक्रेन की सरजमी पर अब बमों और मिसाइल्स की ऐसी बरसात हो रही है जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। रूस ने कीव से लेकर कई और शहरों तक, यूक्रेन के कई और शहरों को मिसाइल्स, ग्लाइड बॉम्ब और ड्रोन से छलनी छलनी कर दिया है। अस्पताल तक थर्रा उठे। तबाही का मंजर ऐसा कि चारों तरफ सिर्फ धुआं, मलबा और चीखे हैं। लेकिन इस महायुद्ध की सबसे खौफनाक खबर अब सामने आई है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अब सीधे इस युद्ध के मैदान में कूद पड़ा है। जी हां, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सनसनीखेज दावा है कि रूस अब उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, दावों के मुताबिक किम जोंग उन ने पुतिन की ढाल बनने के लिए अपनी सेना के 50,000 खूंखार फौजियों को मैदान जंग में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स और किम जोंग की रेड आर्मी, क्या ये इस बात का संकेत है कि वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज गया है? एक तरफ रूस और उत्तर कोरिया का ये खतरनाक गठजोड़, दूसरी तरफ यूक्रेन का बेबस होकर गिड़गिड़ाना। अमेरिका, नेटो देश क्या भी सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या फिर किम जोंग की इस एंट्री के बाद से जंग पूरे ग्लोब को अपनी लपटों में झुलसा देगी? सवाल सीधा है, क्या उत्तर कोरिया के सैनिकों की एंट्री से यूक्रेन का वजूद पूरी तरह मिट जाएगा? और क्या पुतिन किम जोंग की ये जुगलबंदी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की आग में धकेल चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे धमाकेदार और सबसे बड़ी डिबेट। हमारे साथ जुड़ रहे तमाम खास मेहमान जिनका एक एक करके तारुफ कराएंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल देवानंद लोहा मरोड़, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मेजर विराट मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक कर लेंगे देवनाथ जी का। देवनाथ जी, क्या देख रहे हैं आप अभी जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के ये दावे? क्या लग रहा है अब, क्या एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि जो हम चर्चा कर रहे थे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध कब खत्म होगा, इससे तो लग नहीं रहा, इससे तो लग रहा है कि आग में घी और ज्यादा पड़ेगा। हाँ मोनिका जी, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के बीच में 2024 में एक समझौता हुआ था, जिसमें उभय पक्ष ने एक दूसरे को दुश्मन से हमला होने पर पूरी फौजी सहायता देने का वादा किया हुआ है। तो उसके बाद अगर हम देखें, पिछले साल भी यूक्रेन ने लगातार करीबन 10,000 ट्रुप्स रूस की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन फ्रंट पर भेजा था। अभी जो हम देख रहे हैं कि खबरें बता रही हैं, लेकिन इन खबरों का जो सोर्स है वो सिर्फ ज़ेलेंस्की है, यूक्रेन है। ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि अब किम जोंग उन 30,000 और ट्रुप्स को रूस की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन फ्रंट पर भेज रहे हैं। इस तरह का कोई भी दावा CIA ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन जाहिर बात है, इस जंग के शुरुआती दौर से ही रूस दूसरे देशों से मदद लेता रहा है। रूस ईरान से ड्रोन लेता रहा है। रूस आर्टिलरी तोप की जो शेल्स होती हैं, 155 मिलीमीटर की जो शेल्स होती हैं, वो हजारों लाखों की संख्या में नॉर्थ कोरिया से लेता रहा है। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन लग रहा है। ठीक है। लेकिन पिछली बार जब 10,000 ट्रुप्स किम जोंग उन ने भेजे थे रशियन ट्रुप्स के सपोर्ट में, तो पश्चिमी नेटो के जो मिलिट्री एडवाइजर्स थे और यूक्रेन में जो अलग अलग देशों के डिफेंस अटैचेस थे, उनका ये आकलन था कि किम जोंग उन के जो ट्रुप्स भेजे गए वो अपेक्षाकृत कम उम्र के थे, बहादुर थे। उनमें से कईयों ने वहां पर अपनी जान खोई, कई सैकड़ों बुरी तरह से आहत होकर अपने देश नॉर्थ कोरिया लौटे। लेकिन उनकी प्रोफेशनलिज्म में, खास तौर से जब वो इन्फेंट्री असॉल्ट करते थे, काफी कमियां पाई गई। ये पाया गया कि वो बहादुरी से यूक्रेन के जो डिप्लॉयमेंट होते थे उनकी तरफ बहादुरी के साथ हमला तो करते थे, लेकिन अगर यूक्रेन की फौज काउंटर अटैक कर रही है या यूक्रेन की फौज हैवी फायर खोल रही है, तो उसके बाद जो हमला होता था
नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स के द्वारा वो डगमगा जाता था, वो टैक्टिकली प्रोफेशनल नहीं होता था, कैजुअलिटीज होती थी, वो उनको पीछे खींच लेते थे। सेकेंड असॉल्ट में फिर से कैजुअलिटीज होती थी, वो उनको फिर से पीछे खींच लेते थे। यानी अभी तक नॉर्थ कोरियन आर्मी के जो ट्रुप्स हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या कोरिया के युद्ध के बाद या 1962 में चाइनीज युद्ध में हमने जो देखा, कम्युनिस्ट वेव असॉल्ट जो आते हैं कि एक लहर हमला, वो अगर नाकामयाब हुआ तो दूसरा लहर हमला, ये सब बहुत युद्ध की पुरानी टेक्निक है, तो शायद प्रोफेशनली इतना ज्यादा यूजफुल साबित नहीं होंगे। ठीक है जी कर्नल देवानंद, तो आप जैसे कि देवानंद जी ने यहाँ पे जो एनालिसिस किया है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, तो क्या नॉर्थ कोरिया की इस एंट्री से ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद जी। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं अभी हमारे साथी पैनलिस्ट कुछ चर्चाएं कर रहे थे, कुछ अटैक कैसे हुआ, कौन कितना बहादुर था और किसने कितनी बहादुरी दिखाई। अब मेरे पास कोई इसकी तथ्य जानकारी नहीं है, पर मैं इससे पहले कि जब सवाल पर आऊं ये बता सकता हूं, सैनिक की जो बहादुरी और ये जो चर्चाएं होती हैं, क्योंकि मैं पैदल सैनिक रहा हूं, इन्फेंट्री वाला रहा हूं, उम्र भर हमने यही काम किया है। मेरा मानना है दुश्मन ये जो नैरेटिव चलते हैं उन पर नहीं जाना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात पर मैं आता हूं कि जो आप कह रहे हैं क्या ये युद्ध में दोनों, ये देखिए उत्तरी कोरिया जो इनके जो किम जोन है, ये पहली बार रूस के समर्थन में नहीं आए हैं। मेरे साथी प्रवक्ता इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, 24 में पूरा विस्तार पूर्वक कैसे इनका समझौता हुआ और ये समझौता किस प्रकार से अब रूप ले रहा है। तीसरी बात है कि देखिए इस युद्ध को समझने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो मिलिट्री जो काइनेटिक वॉर चल रहा है, मैं दूसरे वॉर की बात नहीं करूं, काइनेटिक में जहां मिलिट्री इन्वॉल्व है, ये कोई आज का वॉर नहीं है। इसको समझने के लिए हमें 91 में जाना पड़ेगा, जब अमेरिका ने रूस के टुकड़े किए थे और उस टुकड़े के बाद में लेकर के पुतिन का आगमन होता है, उदय होता है, पावर में आते हैं। आज जो ये लड़ाई है इन दोनों देशों के बीच की है। और देखिए अगर यूक्रेन का हम समझे तो शुरू में यूक्रेन को कोई दिक्कत नहीं थी, 15-20 साल आराम से रूस और उनके रिश्ते चल रहे थे, पाइपलाइन भी उधर से थी। तो पर ये अमेरिका जहां जहां पहुंचता है ये ब्लॉक तैयार कर देता है। आज के दिन यकीनन 2 ब्लॉक दुनिया में बने हुए हैं। एक अमेरिका का ब्लॉक है, कोई उसको ओपनली सपोर्ट करता है, कोई छुपके करता है, नाटो भी है तो वो डर डर के करता है। दूसरा रशिया का ब्लॉक है, और रशिया का मैं मानता हूं जो भी कार्रवाई कर रहा है, मेरा विचार है व्यक्तिगत, वो रिटेलिएटरी एक्टिविटी है। रशिया ने खुद में कभी शुरू नहीं किया कोई भी युद्ध। अगर मैं देखूं यूक्रेन की भी बात हुई, तब यूक्रेन ने इनका जीना आराम कर दिया था, सारे तेल के रास्ते बंद कर दिए इनके स्ट्रेटेजिक, क्योंकि आफ्टरऑल एक ही देश था ना साहब। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जब टुकड़े हुए, पाकिस्तान और भारत बना, तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और हम इसीलिए आज भी हमारी पाकिस्तान जिस प्रकार से हरकतें करता है सजा का पात्र है। मेजर विराट, इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब इतनी हाय तौबा यूक्रेन की तरफ से मच क्यों रही है? भाई ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप यहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया ही रशिया की मदद करे, आप भी तो यहाँ पर नेटो अमेरिका की मदद लेकर बैठे हैं, तो अब हाय तौबा क्यों मच रही है इतनी? हाय तौबा इसलिए मच रही है कि अमेरिका, देखिए ब्लॉक अमेरिका का। कर्नल देवानंद मैं आपके पास आ रही हूँ। मेजर विराट जी, देखिए एक चीज समझने वाली है मोनिका जी कि जो ये डिफेंस पैक्ट हुआ था, म्यूचुअल ट्रीटी इनके बीच में हुई जून 2024 में, नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे कहा गया, इसके आर्टिकल 4 में ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि अगर किसी के ऊपर भी आर्म्ड अटैक होगा, रूस हो चाहे नॉर्थ कोरिया, तो इनकी मदद के लिए ये दोनों देश आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी के चलते हुए दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2024 की ये न्यूज है कि 10,000 से 15,000 सैनिक जो एलीट फोर्सेस के थे नॉर्थ कोरिया के, वो उतारे गए बैटलफील्ड में। कहां पे? कुर्स्क रीजन में। और उन्होंने काफी हद तक जो फ्रंट लाइंस थी उन पे ऑपरेट किया और यूक्रेनी सैनिकों को मारा। देखिए अब ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हो गया, इससे दुनिया में कहीं ना कहीं अलग अलग धड़ों में बंटवारा होता जा रहा है, मिलिट्री कैंप्स बनते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही। देखिए नॉर्थ कोरिया ने मदद की रूस की, तो अब यूक्रेन मदद किसकी मांग रहा है? नेटो से तो मांगी ही, यूएस से मांगी ही, अब वो साउथ कोरिया के पास जा रहा है, कह रहा है कि हमें अपनी एयर डिफेंस
सिस्टम्स और एयर डिफेंस मिसाइल्स दीजिए, और कह रहा है कि इसके बदले में हम आपको जो रियल बैटल ग्राउंड जो सिचुएशन चल रही है उसका डेटा शेयर करेंगे। आपको ये पता चल पाएगा कि नॉर्थ कोरिया के पास किस तरीके के हथियार है और उनका कितना इफेक्टिवनेस है बैटलफील्ड में। तो इस तरीके की चर्चाएं और इस तरीके के डिस्कशंस लगातार इन देशों के बीच में चल रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया को रूस से मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिल रही है इस पैक्ट को करने से। अब आप ये समझिए कि एक जो न्यूक्लियर देश, छुपा हुआ न्यूक्लियर देश नॉर्थ कोरिया है, उसके पास अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा रूस से, तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और पूरी दुनिया में एक और विध्वंस का नया एक मोर्चा खुल जाएगा। तो ये ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इतनी सारी मिसाइल्स ट्रांसफर करी हैं नॉर्थ कोरिया ने, लगभग 20 लाख के आसपास इन्होंने अपनी आर्टिलरी पीसेस, जैसा कि अभी देवानंद सर बता रहे थे, उनको ट्रांसफर किए हैं। साथ में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लगभग 120 6 मोबाइल लॉन्चर्स हैं जिनको KN-23 KN-24 बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, वो इनको ट्रांसफर करी है रूस को। तो देखिए, रूस के आड़े वक्त में इस समय नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है और रूस से भी उन्होंने कहीं ना कहीं कई सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातचीत कर रखी है। ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। यूएस लगातार हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, उन्होंने इनको पैट्रियट मिसाइल्स और बहुत सारे और अन्य रूस का जिक्र किया मेजर विराट। देवनाथ जी, मैं इस पे ये भी समझना चाहूंगी आपसे, मैं आपके पास आ रही हूँ। अमेरिका तो ऑलरेडी हम देख रहा है कितना इन्वॉल्व है, अभी तो उससे वो ईरान वाला मैटर भी सॉर्ट नहीं हो रहा और बुरे तरीके से वहां भी फंसा हुआ है। अब ये जो मैटर है जहां पर अब ज़ेलेंस्की खुलकर सामने आया कि नॉर्थ कोरिया बार बार इंटरफेयर कर रहा है, जाहिर है उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कैरेक्टर हम सभी बखूबी जानते हैं। नॉर्थ कोरिया जैसा देश और उनका तानाशाह, उसके बारे में सभी बखूबी वाकिफ है, और अगर ऐसे में वो अपनी पर आ जाए या फिर ये चीजें और ज्यादा एस्केलेट है तो मुश्किल तो होगी। मोनिका जी, नॉर्थ कोरिया जो है, हम सब कहते हैं तानाशाह देश है, लेकिन जहां तक मिलिट्री की बात है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात है, नॉर्थ कोरिया दुनिया के एडवांस देशों में से है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्थ कोरिया ने जो मिलिट्री बिल्डअप किया है उसको करने में चीन की और रूस की पूरी मदद रही है। नॉर्थ कोरिया, अनकन्फर्म्ड सोर्स कह रहे हैं कि उसने अभी तक शायद 20 न्यूक्लियर वॉरहेड भी बना लिए हैं। और जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी तकनीक की बात है, नॉर्थ कोरिया ने तो डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। कल भी उन्होंने एक मिसाइल सी ऑफ जापान की तरफ लॉन्च की है। तो जो नॉर्थ कोरिया की जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त यानी परीक्षण के दौरान जो रेंज दिखा गया है 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक कंफर्म्ड है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना रहा है, जो कि 1500 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। पिछले साल एक ट्रायल मिसाइल मारी जो कि नॉर्थ कोरिया से लॉन्च होने के बाद जापान की आसमान से उड़ते हुए जाकर पूर्वी प्रशांत महासागर में स्प्लैश हुई थी। किम जोंग उन ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि उनका अल्टीमेट एम ऐसा है कि वो एक ऐसी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल बनाना चाहते हैं जो कि ना सिर्फ दक्षिण कोरिया के बुसान में जहां अमेरिकन बेस है, ना सिर्फ जापान के ओकिनावा में जहां अमेरिकन बेस है, वरन गुआम द्वीप समूह तक जाकर अमेरिका के अड्डों को निशाना बना पाए। दीवानंद जी, मैं इसी एटीट्यूड की तो बात कर रही हूँ। ये जो एटीट्यूड है और ये जो मंशा है नॉर्थ कोरिया के हम तानाशाह की, इसी से तो कहीं ना कहीं डर लगता है। कर्नल देवानंद, ये जो देवानंद जी ने जिक्र किया है, लंबा चौड़ा जो बताया जखीरा जो ट्रांसफर हुआ है उत्तर कोरिया से यूक्रेन, माफ कीजिएगा, रूस की तरफ, ये कितना खतरनाक है यूक्रेन के लिए और कितना चिंताजनक आपको नजर आता है? देखिए, जहां तक चिंता का सवाल है, मैं इसको ज्यादा नहीं मानता हूं। हमारे साथी मेजर साहब ने अभी बताया कि एक इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है। अलायंस का मतलब है कि पूरा साजो सामान एक दूसरे की मदद के लिए दिया जाएगा। जब अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है तो इनका देना बिल्कुल लाजमी है, और ये पहला अलायंस नहीं है। आप देखिए, अब ये नाटो क्या था, पिछले 40 वर्ष से USSR ऑब्लिक रूस का एक तरह ये दमन कर रहे थे। अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का हुआ है, उसके अंदर तुर्की मिल गया है। तो सवाल ये उठता है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। मेरा ये मानना है इस तरह की परिस्थिति अब भविष्य में बनती रहेगी, और जो गठजोड़ है ये एक तरह फिल्टर होकर के आएंगे, पर मुख्य से 2 गठजोड़ रहेंगे।
अब देखिए ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया और पीछे दबे पांव से चीन एक ब्लॉक हो गए हैं। अब बात प्रॉब्लम आती है कि ये यूक्रेन ऐसी क्यों पिटाई खा रहा है। देखिए यूक्रेन का पिटाई खाने का कारण है कि जो इनके प्रेजेंट गवर्नेंस है, प्रेजेंट उनकी लीडरशिप है। पहले भी तो यूक्रेन चल रहा था साहब, 91 से विघटन हुआ था, 40 साल हो गए थे, तो ये प्रॉब्लम अभी 10 साल पहले क्यों आई? ये इसलिए आई कि अमेरिका ने जब रूस ताकतवर होने लगा, उसने सोचा कि यूएसएसआर खत्म, अब रशिया कभी नहीं उभर सकता, और उससे चीन पर ध्यान दिया। नतीजा कि रूस ने, जब ये पुतिन साहब आते हैं, इन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं उसकी मंशा है कि वो अमेरिका को बर्बाद करके छोड़ेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।